कर रहे हैं। शिवाकांत जी, आप कई बार ऐसा काम करते, विज्ञापन निकलता है ना, सुन लीजिए, विज्ञापन निकलता है 33 रुपए में टीवी ले जाइए, बड़ा बड़ा अखबार में, और नीचे लिखा होता है, एक स्टार बना होता है, लिखा होता कंडीशन अप्लाइड। आज बहस में समय नहीं, वरना मैं बताता आप नेताजी ने क्या बोला मंचों पर, मैंने सुना, देखी सुनी बात नहीं, आंखों देखी बात बताता हूं। मुलायम सिंह जी ने कहा हम आएंगे तो हर बेरोजगार को भत्ता देंगे, हर बेरोजगार को। जावेद उस्मानी की कमेटी ने जो नियम बनाए, उनको पढ़ने के बाद लोगों ने सिर्फ दीवार में दे मारा। अब हमको बता रहे हैं शिवाकांत जी, अखिलेश यादव क्या बोले? अखिलेश यादव ने, सुनिए, अखिलेश यादव ने कहा 12वीं पास को, सुन लीजिए महाराज, मंत्री जी सुन लीजिए, अभी तो सुनने की आदत तो डालनी पड़ेगी, मंत्री हैं आप हुजूर मालिक। अखिलेश यादव ने क्या कहा था? अरे खूब सुने भैया, फिर सुनेंगे। 12वीं पास को लैपटॉप और 10वीं पास को टैबलेट। कहाँ है टैबलेट? लैपटॉप टैबलेट कहाँ है 10वीं पास को? बोला था। आप ये बताइए मुझे, आप ये मत, आपने कहा किसान का, नेताजी एक बात फिर सुन लीजिए, नेताजी ने मंच से कहा किसान का 50,000 का कर्जा माफ करूंगा। आप हमारी बात सुन लेना, आपने हाँ, आप मेरी भी बात सुन लीजिए पहले ना। हमने वादा किया था कि 12वीं पास जो भी बेटे और बेटियां होंगी उनको हम लैपटॉप देंगे। 18 लाख लोगों को लैपटॉप, दुनिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जो 18 लाख लैपटॉप एक वर्ष के भीतर बताइए? 14 लाख के बाजार कंपनी, मंत्री जी 18 लाख का रहे हैं, दिया है, बांटा है, इनके विज्ञापनों में 14 लाख बाजार है, और मंत्री जी 18 लाख का हमारी अकेली वही हाल है। 26 जनवरी को मुलायम सिंह कहते हैं कि 1 साल में बिजली मिलेगी, जिसने हम, और दूसरे दिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं साहब 2 साल में बिजली मिलेगी 24 घंटे। हाँ, तो सच कौन है ये तो बता दें। मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार के विज्ञापन कर रहे हैं, पटेल आप सुन लीजिए, अब आप हमारी तो बात सुनेंगे। जी जी जी, लैपटॉप बांटने का हमने वादा किया था, हमने पूरा किया है। टैबलेट हम उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, उपलब्ध हो जाए उसको भी बांटेंगे हम अपने वादे से मुकरते नहीं है, बाकी दूसरे लोग अपने वादे से। लेकिन तो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा के भीतर पूरी दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है जी। अरे आप कंबल तक तो बांट नहीं पाए, आप योजना से भैया, और दुनिया के सबसे एचपी कंपनी से लिए हैं। जो चीज दुनिया में नहीं करना चाहिए ना। 10 दिन पहले तक बात हम लोगों ने। शिवाकांत जी, मैं बात दूसरी कह रहा हूं, आपने दूसरी तरफ घुमा दी मारी। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आप ऊपर लिखते हो, आपसे शिकायत क्या है मालूम है? नेताजी से शिकायत ये है, मंच पर वो बोलते हैं 30 रुपया में फ्रिज और टीवी को ले जाओ, और बाद में जावेद उस्मानी जब सरकार आ जाती तो उसमें लिख देते कंडीशंस अप्लाइड। उसमें आदमी सिर धुलता रह जाता, वो कहते हैं मेरे साथ ठगी हो गई। सैकड़ों किसानों ने तो मुझसे कहा कि भाई साहब मेरे बैंक का तो कर्जे नहीं माफ हुआ, बाद में पता लगा कि कंडीशंस अप्लाइड। मंच पर क्यों नहीं बोले थे आप? अखिलेश जी क्यों नहीं बोले? शिवपाल जी क्यों नहीं बोले? मंच पर क्यों नहीं बोले कि कंडीशन अप्लाइड होंगी, शर्तें लागू होंगी? मंच पर तो कहा हर किसान का 50,000 का कर्जा माफ। नेताजी गाजीपुर से गाजियाबाद तक जय जयकार हो गई। अब आप कह रहे हो बात को, हाँ बिल्कुल जय जयकार हो गई। न शर्तें लागू नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार जिन बैंकों को संचालित करती है, उनसे जिनके कर्जे हमने उसको माफ किया है, इतने नहीं किया है, हमने किसानों की सिंचाई पूरी माफ की है। इसको क्यों नहीं बात आप हमसे करते हैं? शिवाकांत एक बार बोला ना, जून 2011 से जब से हमारी सरकार बनी है, एक भी पैसा किसी सिंचाई विभाग से नहीं ली जा रहा, किसी किसान से सिंचाई विभाग नहीं ले रहा है हमारा। आप बताइए नहीं करे बुरावार कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप हमारी पास की बात भी करें ना। मैं तो पॉजिटिव शो करने आया था, आपने बहस को डिरेल कर दिया मंत्री जी। मैं तो आज पॉजिटिव बात, बहुत मुद्दत बात तो पॉजिटिव बोलने आया था अखिलेश यादव की सरकार के लिए। आपने बहस को खुद डिरेल कर दिया। आपको बधाई। चलिए आपको बधाई, आपने डिरेल कर दिया। अब अखिलेश जी पूछेंगे कि भाई आप हमसे क्यों नाराज रहते हो, तो हम कहेंगे आपके मंत्री जी डिरेल कर देते हैं बहस में। अच्छा भी बोलूं तो कैसे बोलूं? वो ऐसे मुद्दों पर लाके खड़ा कर देते हैं। चलिए आगे तर्कपूर्ण बात जरूर कहूंगा, मंच से ये क्यों नहीं बोला गया चुनाव में इस देश का गांव का गरीब आदमी घोषणा पत्र नहीं पढ़ता। मंच से उस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ने ये किसी जनसभा में नहीं बोला कि उस बैंक का कर्जा माफ होगा किसान का जो उत्तर प्रदेश सरकार संचालित करती होगी। किस कहा गया? 50,000 का कर्जा माफ।
नेताजी ने सिर्फ उंगली ऐसे की, 50,000 का कर्जा माफ। हाँ, बात करो, जनता को लगा, किसान को लगा भैया सबका माफ। बाद में पता लगा सबका माफ नहीं है, ये तो पिक एंड चूज हो गया। यही तो मैं कह रहा हूं, और मैं कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना बता रहा। नहीं भाई, नहीं, यही मैं बात आपसे भी कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की सीमाओं में जो बैंकें थीं, उनसे जिन किसानों ने कर्जा लिया, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने आते ही माफ कर दिया। बाकी केंद्र सरकार से हम इस बात की बात कर रहे हैं, अगर वो पैसा हमको उपलब्ध करा दे, हम उसको भी माफ कर देंगे। अब लीजिए तो ये तो वादा बकाया शिवाकांत जी बोलना नहीं ना, बजट एलोकेशन में इंडिकेट है ये। गन्ना किसानों का जो पैसा दिया गया 800 करोड़ रुपया, वो केवल भूमि विकास बैंक को दिया गया। माननीय, ठीक है, आप अच्छा बजट के प्रस्ताव पर आपने अच्छा भाषण भी किया, लेकिन बजट की जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों को भी ठीक से रखें तो बेहतर रहेगा। चलिए, ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ। ओंकार सिंह जी, जो कुछ चल रहा है, हालांकि सभी पार्टियां आप भी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसे चुनावी स्टंट मानते हैं? देखिए, मैं इसको बताना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, हमेशा राजनीतिक दल, इस समय मैं एक सही बात कहना चाह रहा हूं कि हमेशा राजनीतिक दल जो है वो अपने वादे जनता के सामने रखते हैं जी। और उसको जैसे मार्केटिंग आजकल की रेस हो गई है कि हम इतना बोल दें कि पब्लिक हमारे साथ में आ जाए और हमको बना दे। जनता को भी थोड़ा सोचना और समझना चाहिए। अभी 25 जनवरी को मतदाता दिवस हुआ था, जिसमें एक शपथ पत्र चुनाव आयोग द्वारा वहां पर जो लोग उपस्थित थे उनको पढ़वाया गया। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मगर हो क्या रहा है? ठीक इसके उल्टे हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? जो क्षेत्रीय दल है वो जाति पर आधारित है या क्षेत्र की समस्याओं पर आधारित है, और वो इतना संगठित हो जा रहे हैं कि सरकार की चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उससे वो अपने को अलग नहीं कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? जो राष्ट्रीय दल है वो सोचते हैं कि हम कोई ऐसी चीज अपना दें जिससे कि वोटर हमारे पास सुन ले। मेरी बात सुन ले पहले ओझा जी, पहले तो आपको मैं बधाई दे दूं कि आप मंत्री हुए हैं, पहले मेरी बात पूरी सुन ले। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। ये हम सब लोगों को बहुत सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हम ऐसे वादे न करें कि जनता को लोकतंत्र से विश्वास ही उठ जाए। दिल्ली की सरकार इसका ज्वलंत उदाहरण है, जो उन्होंने आपके और हमारे कमियों की वजह से जनता को बरगला के और जिस तरह से उनको अपनी तरफ किया है, उसका एक बहुत खतरनाक परिणाम होने जा रहा है। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है, आप कहते हैं आपने सारे वादे पूरे कर लिए, आपने गन्ना किसानों के बकाये भुगतान किया, आपने लॉ एंड ऑर्डर क्या वादा नहीं था कि हम अच्छा बनाएंगे? सुन लीजिए ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, ये मैंने कभी नहीं कहा, न मेरी सरकार ने किया सारे वादे पूरे कर लिए। हम वादे धीरे धीरे करके पूरे वादा कर रहे हैं। 5 साल का टेन्योर जनता का है, 5 साल के भीतर घोषणा पत्र है। हम उसको प्रायोरिटी में जनता के हित में जो दिखाई पड़ रहा है, हम उसको लागू कर रहे हैं। अब बहुत सारे लागू कर चुके, आगे भी लागू करेंगे जो भी जनता के हित में। दूसरी चीजों का हम लोग चाहते हैं कि आप सरकार पे चलाइए, क्षेत्रीय दल जनता की मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल क्षेत्रीय दल का जहां तक सवाल आपने भाषण दिया था, उसका महामहिम बात यही था, जनता को समझाने की कोशिश की थी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझाने की कोशिश की थी कि भाई आप सब लोग अब चेत जाइए, वरना जनता के गुस्से को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई गलत वादा मत कीजिए जनता से, जिसका खामियाजा आपकी सरकार को भुगतना है। नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी बहुत सम्मानित हैं, बहुत अनुभवी हैं, राजनीतिक बड़ी दृष्टि है उनके भाषण पर कोई हम कमेंट नहीं करते, कोई उस पर प्रतिवाद नहीं करते।
सैद्धांतिक रूप से उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। राष्ट्रपति की बात करनी भी चाहिए क्योंकि वो संविधान के अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे। लेकिन एक व्यवहारिक राजनीति होती है। व्यवहारिक राजनीति लोकतंत्र चलता है लोक कल्याणकारी राज्य की भावना से, और जनता का पैसा जनता के हित में प्रयोग किया जाए। ये हर राज्य बहस दूसरी जगह जा रही, हम आज ये मुद्दा लेके आए नहीं, बहस दूसरी जगह जा रही। मैं एक बात पूछूं, पंडित नेहरू से लेके आज तक हर नेता ने ये कहा गरीब को तरफ उंगली करके, मैं तुम्हें सर पे छत दूंगा, मैं तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान दूंगा, या मेरी पार्टी, हर ने कहा, किसी पार्टी का हो, छोटा हो बड़ा हो, राष्ट्रीय हो क्षेत्रीय हो, गरीब को रोटी कपड़ा और मकान तो पूरे देश में मिलने गया 66 साल में। हर नेता ने कहा अकलियत की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लूंगा, हर नेता कृष्ण हो गया, योगक्षेम वहां म्यहम, वाह वाह, हर नेता कृष्ण हो गया। उसके बाद अकलियत तो लगातार दंगों में मारी गई, 66 साल से लगातार मारी गई। भागलपुर, भिवंडी, मलियाना, हाशिमपुरा, 100 नाम गिना दूं, मुजफ्फरनगर। सपने तो सभी बेच रहे हैं, और सपने बेचना ही राजनीति में हो रहा है, इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा। वरना ये देश तो सोने की चिड़िया बन गया होता दोबारा। सपने बेच रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों की पहचान अलग से करना चाहता हूं जो निपट सपने बेच रहे हैं और काम 0% कर रहे हैं। जो 50-50 तक में है, हम सोचते चलो वो तक भी ठीक है, कुछ तो करे। कोई कहता है मैं सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये भी तो वादा है अपने में। मान लीजिए कल आप आ गए और सुख चैन की जिंदगी एक आदमी को भी नहीं हुई, उसमें मतलब एक आदमी भी सुख चैन से वंचित रह गया, तो वो कहेगा मेरे साथ विश्वासघात है। मंच से आपने बोला था, ओंकार सिंह जी की पार्टी के नौजवान चेहरे ने कहा कि हम हर गरीब की सर पर छत देंगे, ये मेरा वादा है। वादा तेरा वादा, सिकंदर आजम का वादा है क्या? अगर मेरे सर पे छत नहीं आई तो मैं किससे रोऊंगा जाके? इसलिए वो बहस अभी मत करिए। उसके लिए तो फिर आपको हिंदुस्तान के आईन में परिवर्तन करना पड़ेगा और घोषणा पत्र को लीगल डॉक्यूमेंट मानना पड़ेगा। तब अगर जनता से वादा करने के बाद आप मुकरेंगे तो जेल जाना चाहिए पार्टी के महासचिव और अध्यक्ष। समय आ गया है अमिताभ जी, समय आ गया है कि घोषणा पत्र को लीगल डॉक्यूमेंट। मैं वही कह रहा हूं, ये बहस में बहुत पहले छेड़ चुका हूं। पार्टी के अध्यक्ष और महासचिव को जेल जाना चाहिए, घोषणा पत्र कमेटी के मेंबर्स को जेल जाना चाहिए। इतनी हिम्मत है तो आइए इस प्रस्ताव का समर्थन करिए। अमिताभ जी, नहीं, हम तो इससे सहमत है सैद्धांतिक रूप से। सिद्धांतिक तौर पर सब सहमत है ओझा जी, व्यवहारिक तौर पर कोई सहमत नहीं किया जाना चाहिए। व्यवहारिक तौर पर कोई सहमत नहीं। नहीं, आप अमिताभ जी, हम कह रहे हैं हम घोषणा पत्र को लागू कर रहे हैं, लागू करने का पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% लागू कर दिया, हम नहीं कह रहे हैं इसको हम, लेकिन ईमानदारी पूर्वक अपने घोषणा पत्र को लागू जनता के हित में कर रहे हैं। जनता ने उसके लिए निमित्त हमको अपना मतदान किया है, हम पर विश्वास व्यक्त किया है, तो उसके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और पूरी तरह उतर गए ऐसा भी हम नहीं मानते हैं, लेकिन प्रयत्न हमारा पूरा उस दिशा में और ईमानदारी पूर्वक है। और हमारा मुख्यमंत्री निश्चित रूप से निहायत ईमानदारी के साथ अपने कार्यक्रम को लागू कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम जो अच्छा कर रहे हैं उसको आप हमको बकअप करना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अमिताभ जी वही तो बकअप कर रहे हैं, विदेश से सीख क्या है, इसलिए आपको समझ में नहीं आया कि ये बकअप करना चाहते हैं। वही कर रहे हैं मालिक। गोविंद जी, अगर सूबे में हम और लोगों से कह रहे हैं, अमिताभ जी आपसे नहीं कह रहा हूं। अगर सूबे में सब कुछ अच्छा है तो जनता परेशान क्यों? वो तो जैसे में यहाँ पे बात आई थी कि जो सबसे बड़ा सवाल था वो लॉ एंड ऑर्डर का था, और लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे सरकार बिल्कुल भी सफल नहीं रही है, इस पे कहीं भी कोई दो राय नहीं है, इसलिए जनता परेशान है। लेकिन अगर आज के जो कैबिनेट के जो फैसले हैं उनको देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो लैपटॉप के बाद जो पेंशन योजना है, ये दूसरा सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इससे लोगों को फायदा होगा ऐसा फैसला है, इसलिए इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में भी कि कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है एक महिला की जिसकी भूख से मौत हो गई थी उसके बारे में, कि जब इस प्रदेश में और देश में इतनी योजनाएं हैं, अनाज गरीबों को मिले, मुहैया हो, 2 वक्त का खाना लोगों को मुहैया हो,
तब एक औरत भूख से कैसे मर गई, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है। उस पृष्ठभूमि में ये आज का फैसला ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है। लेकिन जैसे कि आपने शुरू में कहा कि वादे कुछ होते हैं और नीचे शर्तें लागू एक उछलना होता है। आज